बेटा जी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा वीडियो रुक गई थी, तो मुझे सेकंड वीडियो में डालना पड़ रहा है। फ़ोन्स कॉल्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बेटा सॉलिड एंगल की बात कर रहे थे। तो सॉलिड एंगल जो कि 3 डायमेंशनल हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, उसमें सॉलिड एंगल होता है। तो जिस तरह से प्लेन एंगल में आर्क था, मतलब एक लीनियर था, और मैंने रेडियस से डिवाइड किया, तो बेटा जब प्लेन बनाता है तो मैं 3 डायमेंशन में जाता हूं, तो यहां पर लेंगे चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर या मीन डिस्टेंस स्क्वायर। तो उस सिचुएशन में तो हम बात करें बेटा किसकी, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है बेटा? सॉलिड एंगल दैट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन सरफेस एरिया in a 3 dimension object and the square of mean distance. तो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ मीन डिस्टेंस। डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द चेंज इन सॉलिड एंगल। चेंज इन सरफेस एरिया ds डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसे कहते हैं स्टेरेडियन। तो बेटा डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं आर डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर ds डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। And the total angle omega solid angle integration of r dot n of ds divided by r square। अब बेटा देखो कुछ टर्म्स ऐसी आई कि जो अब हम समझने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि ये r डॉट, ये n डॉट क्या है, ये ds का मतलब क्या है, ये साइन क्या है, इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यदि आप इन्हें पहले से समझेंगे तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और मैं इन्हीं के बारे में आपको ना बताऊं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वेक्टर्स क्या होते हैं, तो बेटा फिजिक्स को समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम पहले से ही कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को सेपरेट कर लेंगे, जिससे कि जब बीच बीच में इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो वो उन्हें हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उस कॉन्सेप्ट पर रहेगा, ना कि उस फंडामेंटल पर रहेगा। तो ये बेटा मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जो कि 9। अब क्वेश्चन आता है कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो क्या है। अब उसका तरीका क्या है, उसको कहते हैं बेटा यूनिट। यूनिट इज ए सिंबल which express the physical quantity or gives a meaningful information। आप अपने घर से बाहर निकलो, मेरे पास 3 है, मेरे पास 3 है, दैट इज द कंफ्यूजन, क्या 3 है। अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करे भाई क्या 3 लेके जा रहे हो, तो आप कहेंगे 3 रुपए हैं, मेरे पास 3 फोन है। तो जब तक आप यूनिट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यूनिट नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन होगा। आपके फादर है, कह रहे मैं सबके लिए 2-2 लेके आया, अब सबके लिए 2-2 क्या लेके आए, जब तक वो बोलेंगे नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। तो एक क्लियरिटी आने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर सिंबल की, और वो सिंबल्स हम फिक्स यूज करते हैं, वो थे 9। जैसे लेंथ के लिए मीटर था, मास के लिए केजी था, टाइम के लिए सेकेंड था, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, करंट के लिए एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल था, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला था, एंगल के लिए रेडियन है, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन है। तो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट क्या हुई, यूनिट इज ए स्पेसिफिक सिंबल विच एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी और गिव द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब यहां यदि मैं यूनिट्स की बात करता हूं, यूनिट, तो ये यूनिट 2 तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट,
दूसरा बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या थी? एक था मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडिला, रेडियन, स्टेरेडियन। And derived units, these are the combination of units, fundamental units. For example, meter per second, this is the combination of meter and second. kg per meter cube, this is the combination of this. न्यूटन, जूल, etc. These are the derived units. अब इन यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने फिर लिया सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम क्या रखें? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप कहेंगे सर सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है? बेटा है, यदि मैं इंडिया की बात करता हूं और यहां पर मैं यूनिट के ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे डिस्टेंस या लेंथ, आप यदि पढ़े लिखे बंदे से पूछेंगे कि भैया आपके जो घर है वो किसकी डायमेंशन क्या है, कितना बड़ा घर है, तो वो कहेगा जी 200 स्क्वायर मीटर। लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। फिर थोड़ा सा ऐसी जगह चले गए जहाँ थोड़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें नहीं पता कि यूनिट की भी एक इंपॉर्टेंस होती है। कितना कहेगा जी 200 गज, तो वो स्क्वायर ही लगाना भूल गया और वो मीटर से सीधा यार्ड में आ गया। आप गांव में गए भैया कितनी जमीन है, वो कहेगा भैया मेरे पास 200 बीघा। बीघा क्या है? और किसी दूसरे लोकेलिटी में चले जाओ, वो एकड़, किला, न जाने कितनी यूनिट्स यूज करते हैं। तो जब प्लेस टू प्लेस ही मेरे ऑब्जर्वेशन की यूनिट बदल जाती है। और मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स केवल इंडियंस के लिए नहीं है, सारे जितने भी कंट्री हैं सब उसी फिजिक्स को पढ़ते हैं, चाहे वो जापानीज है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो रशियन है, अमेरिकन है। उनकी यूनिट्स कुछ नहीं फिक्स की हुई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सब डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही यूज करेंगे। तो इसलिए एक पूरा सिस्टम बना दिया है एक इंटरनेशनल लेवल पर कि भैया डिस्टेंस को इस वाले सिंबल से उसकी यूनिट ये होगी, मास की यूनिट ये होगी। तो ये सारी चीज़ें हम सबको इकट्ठा फॉलो करते चलेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने आपको केवल इंडिया में ही काम मिलेगा। आप अमेरिका में भी जा सकते हैं, आप चाइना में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर यदि अपनी यूनिट किला बिल्ला लेके जाएंगे तो या इंजीनियर है तो वहाँ कौन आपकी बात को समझेगा। तो हम तो एक इंटरनेशनल लेवल पर यदि पढ़ना है तो मुझे सिस्टम भी वही रखने पड़ेंगे। तो यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम होता है बेटा MKS, दिस इज द मीटर किलोग्राम सेकेंड। सेकेंड इज CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS, फुट पाउंड सेकेंड। YPS, यार्ड पाउंड सेकेंड। एंड फिफ्थ वन इज SI। SI क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। अब इनमें इन सिस्टम्स की क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? MKS, जो बड़े मेजरमेंट्स हैं उनके लिए MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छोटे होते हैं, जैसे आप गोल्ड शॉप पे जाओ, भैया गोल्ड कितने रुपए किलो है, आपसे बात ही नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है गोल्ड। आप उसे केजी में कैसे परचेज कर सकते हैं? या तो आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, अब यदि नॉर्मल पर्सन है या आप मिडिल क्लास हैं तो आप 1 kg गोल्ड कैसे खरीदेंगे? तो यूनिट ही नहीं बनती। तो यहाँ जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, उनके जो कंटेंट्स होते हैं उनमें जो मिक्सचर बनेगा उनकी जो रेशो है वो मिलीग्राम में या ग्राम में कंसिडर करते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट है कि मैं MKS यूज करता हूँ कि CGS यूज करता हूँ। तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए CGS। ये FPS ये बेटा अपना फुट पाउंड सेकेंड है। ये YPS यार्ड पाउंड सेकेंड है, अमेरिकन यूज करते हैं, ब्रिटिश वाले यूज करते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमें तो बेटा
केवल ये सिस्टम में चलना है, ये सिस्टम में चलना है, और इस सिस्टम में दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर कम ही लोगों को पता होता है कि यूनिट को एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है। यदि मैं फिजिक्स को एक एक्यूरेसी से चेक करूँ तो यहाँ बहुत सारी बेटा हम मिस्टेक करते हैं। तो उन मिस्टेक्स में सबसे पहले है कुछ यूनिट्स ऐसी, दो यूनिट्स विच बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उन साइंटिस्ट पर बेस्ड, जैसे न्यूटन है, जूल है, वॉट है, कैलोरी है, तो इस तरह की जो यूनिट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। तरीका ये कि हमने इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, कि जब भी हमें कोई नेम लिखना होता है तो नेम लिखने के लिए हम हमेशा कैपिटल फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन जब यूनिट एक्सप्रेस करते हैं तो उसका बेटा सिस्टम ही अलग होता है। जब आप यूनिट लिखते हैं बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, आप यदि सिंबल यूज करना चाहते हैं तो आप लीजिए कैपिटल लेटर, जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल N, वॉट के लिए W कैपिटल W, जूल के लिए कैपिटल J, कैलोरी के लिए जो भी CALC कैपिटल। तो जो भी हम सिंबल यूज करना है तो कैपिटल लेटर लेंगे। लेकिन यदि आप फुल नेम लिखते हैं, जैसे न्यूटन लिखना है, तो आप न्यूटन को कैपिटल लेटर से नहीं शुरू करेंगे। जहां आपको यूनिट यूज करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर से शुरू करना है। और इस तरह की यूनिट्स के बाद में, मींस जो यूनिट्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उनके बाद में कभी भी फुल स्टॉप यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन रखूं, क्वेश्चन ये था विच इज करेक्ट यूनिट ऑफ फोर्स, और मैं आपको 4 ऑप्शन रखूं, ए न्यूटन, बी फिर से न्यूटन, सी फिर से न्यूटन, और डी बेटा न्यूटन। तो अब आप पहले चेक करते हैं कि भाई ये दोनों फुल नेम है, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते हैं तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। ये ठीक था, पर इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया तो ये भी गलत हो गया। ये सिंबल है, ये बेटा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंबल जो होता है कैपिटल लेटर में लेते हैं, तो दिस इज द करेक्ट यूनिट। तो हम यूनिट को यूज करते हुए भी बेटा कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स को देखते हैं। तो बेटा जी ये कुछ मेरे बेसिक फंडामेंटल्स थे, उनकी यूनिट्स थी, यूनिट क्या होती हैं, कितने सिस्टम्स होते हैं। अब बेटा हमारे पास आता है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कैसे लें। मेजरमेंट पूरे यूनिवर्स में 2 तरह के मेजरमेंट एग्जिस्ट करते हैं। एक मेजरमेंट होते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं विद इन अप्रोच, जैसे एटम के साइज की बात करें, कोई मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में आते हैं। एक आते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे हमारे यूनिवर्स की बात करने लगे, अर्थ की बात करने लगे, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के जो मेजरमेंट है उन्हें पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन और आता है जब भी आप ध्यान से सोचेंगे कि 1 kg इतना बड़ा ही क्यों होता है, 1 मीटर इतना ही बड़ा क्यों था। तो बेटा जी ये इनिशियली स्टेज पर कैसे आए होंगे। तो एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उन्होंने सबने कुछ प्रोटोकॉल्स को उठाया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इतना बड़ा 1 kg होगा, और पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स उसको 1 kg ही कंसीडर करता है, उतना मटेरियल 1 kg ही होगा। लीटर है, लीटर का एक पर्टिकुलर, तो ये सारे चीजें म्यूजियम में रखे हुए होते हैं। यदि उनमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो बाद में, जैसे अभी रिसेंटली कुछ डेफिनेशंस को कहा कि इन्हें दोबारा से हम डिफाइन करेंगे, जैसे डिस्टेंस की यूनिट थी, मास की यूनिट थी, सॉरी डेफिनेशंस थी, तो वो बेटा मैटर नहीं करता है। अब तो हमें ये है कि भाई 1 kg इतना होता है, वो सब जगह इतना ही होता है। हाँ, वेट अलग हो सकता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वेट ज़्यादा होगा, ग्रेविटी कम, लेकिन मास जो केजी है वो फिक्स होगा। तो जब मैं मेजरमेंट में जाता हूँ बेटा, तो मेजरमेंट हुए 2 तरह के, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक और एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक।
तो अब बेटा यहां पहले अब हमें सीखना है कि मेजरमेंट क्या होते हैं। तो बेटा अब जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट है दो तरह के, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है बेटा मैक्रोस्कोपिक। इन मेजरमेंट्स को जब मैं लेके चलता हूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक। इनमें कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के कुछ नेमिंग्स रखी गई है, वो बेटा हमें याद रखनी है। तो जैसे यूनिट सी थी उन्हीं को हमने चेंज कर दिया, जैसे 10⁻⁻1 को हम कहते हैं डेसी, 10⁻⁻2 को कहते हैं बेटा सेंटी, 10⁻⁻3 को कहते हैं मिली, 10⁻⁻6 को कहते हैं माइक्रो, 10⁻⁻9 को कहते हैं नैनो, 10⁻⁻10 को कहते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻12 को कहते हैं बेटा पीको, 10⁻⁻15 को कहते हैं बेटा फर्मी या फेम्टो। These are the some combinations। इनमें कुछ पर्टिकुलर और भी होते हैं, जैसे मैं 10⁻⁻8 सेकेंड्स उसे 1 शेक कहते हैं। एरिया की बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 10⁻28 मीटर स्क्वायर, दिस इज 1 बार्न। These are some combinations regarding microscopic levels। क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं। मैं 0.00000 ऐसे ना लिख के एक पर्टिकुलर सिंबल्स में लिखते हैं। इनके सिंबल्स भी होंगे, डेसी को बेटा डेसी से ही, सेंटी को सी से, मिली को स्मॉल एम, माइक्रो को म्यू, नैनो को एन, एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर 0 लगा देते हैं, पी को बेटा पी, फर्मी बेटा फर्मी पूरा लिखेंगे। दीज आर द पर्टिकुलर सिंबल्स। तो इन सिंबल्स के साथ में अब बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल हम कहां तक जा सकते हैं। मैं एटम का साइज निकाल सकता हूं, मैं किसी मेम्ब्रेन की थिकनेस निकाल सकता हूं कि एक मेम्ब्रेन है वो कितनी थिक है या कितनी थिन है। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लिया आपके घर में आपने फिजिक्स पढ़ी और आपके फादर ने कहा कि फिजिक्स पढ़ी है, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल जानते हो, मीन्स आपके फादर को फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। अब वो कहें कि भैया मैं 2 लीटर पेंट लेके आया और वो 2 लीटर पेंट मैंने 3 वॉल्स पर, जो कि कंप्लीट वॉल्स थी, कोई गैप नहीं था, उन वॉल्स को मैंने कवर कर दिया पेंट से। तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द पेंट, पेंट की थिकनेस कितनी होगी। तो इसमें बेटा यदि आपने वॉल्यूम्स को, सरफेस एरिया को बड़ी डिटेल में पढ़ा है तो बहुत आसान है। आप जब जो भी सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो भी पेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज 3 डायमेंशनल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जब आपने पेंट किया वो भी 3 डायमेंशनल था, तो उसका आप एरिया आसानी से निकाल पाते हो। तो वो वॉल्यूम फिक्स था जो आपने उधर रख दिया। तो अब क्या करें, जो वॉल्यूम था उसे डिवाइड कर दो सरफेस एरिया से, तो 3rd डायमेंशन आ जाएगी, विच इज द थिकनेस। इसी तरह से आप किसी वायर की थिकनेस निकालना चाहते हैं, शीट की थिकनेस निकालना चाहते हैं, एटम का साइज निकालना चाहते हैं, तो वो सब बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल में आएंगे। कुछ हम बेसिक फंडामेंटल से इंस्ट्रूमेंट तो यूज करने ही पड़ेंगे। उन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ एक नॉर्मल स्केल्स होते हैं, जो नॉर्मल स्केल यूज नहीं हो सकते उसकी जगह कुछ और स्केल्स होते हैं। जैसे एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, मैं आपको दिखाऊंगा। जहां वर्नियर कैलिपर्स यूज नहीं कर सकते उसके लिए फिर हम नया इंस्ट्रूमेंट होता है, स्क्रू गोज, स्फेरोमीटर, माइक्रोस्कोप्स। तो ये सब एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के मेजरमेंट के लिए हैं, क्योंकि बिना स्केल के तो आप किसी चीज को मेजर कर ही नहीं सकते।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, किस तरह से यूज करेंगे, वो एक अलग थीम है। बट यदि मैं थिकनेस की बात कर रहा था तो पहले उस बात को समझें कि मैं किसी भी मेम्ब्रेन की या लेयर की थिकनेस कैसे निकाल सकता हूँ। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और लेयर को यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो व्हाट इज द प्रोसेस। तो टॉपिक इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और लेयर। तो जब भी बेटा आपको थिकनेस निकालनी हो तो थिकनेस का जो फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने कहा है कहीं से और से नहीं बना, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कवर्ड बाय इट। दिस इज द थिकनेस। यहां पर कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जैसे मैंने कहा 1 ml। 1 ml का मतलब होता है बेटा 10⁻³ लीटर। और बेटा जी 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 ml इक्वल्स टू जस्ट 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं किसी की भी थिकनेस निकाल सकता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन कंसीडर करूं, क्वेश्चन ये था कि मेरे पास 200 ml पेंट था। क्वेश्चन क्या है बेटा, 200 ml पेंट इज रिक्वायर्ड to cover the wall। मैंने वॉल को कवर करने के लिए इतने पेंट की जरूरत थी ऑफ डायमेंशंस 10 मीटर इंटू 5 मीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ पेंट। पेंट की थिकनेस बताओ। तो बेटा जी जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम कितना था 200 ml, और 1 ml किसके बराबर था 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम वुड बी 2 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। This is the volume of substance. Now surface area. This is the length into breadth. 10 into 5. That is the 50 meter square. Now the thickness. Volume divided by surface area. Volume is 2 × 10⁻⁻4 divided by 50. तो बेटा जी एक ऊपर चला गया 2/5 × 10⁻⁻5 एंड 0.4 × 10⁻⁻5। यह t 4 × 10⁻⁻6 मीटर। और बेटा जी जब -6 ऑर्डर था तो मैंने अभी लिखा था, और वो किसके बराबर होता है 4 माइक्रोमीटर। किसके बराबर था 4 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से हम बेटा किसी भी लेयर या मेम्ब्रेन की मैं थिकनेस कैलकुलेट कर सकता हूं। सिंपल सा थॉट था बस कि जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है उसे डिवाइड कर दो किसे एरिया कवर्ड से। इसी तरह से एक एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन है ओलिक एसिड, साइज ऑफ ओलिक एसिड, व्हाट इज द प्रोसेस। ओलिक एसिड एक बेटा ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसे होते हैं जो
वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते आप। जैसे ऑयल है, घी है, वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते। उन्हें डिजोल्व करने के लिए हमें कुछ और सॉल्यूशंस को लेना पड़ता है, और उनमें से होता है लाइक अल्कोहल। तो एक मेरे पास ओलिक एसिड था, और ओलिक एसिड की मुझे थिकनेस निकालनी है, साइज निकालना है। तो उसका प्रोसेस क्या रखें? केमिस्ट्री लैब में कुछ वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं में से एक होता है पीपेट। 20 ml पीपेट होती है। तो हम क्या करें, 1 ml हम क्या ओलिक एसिड कंसीडर करें, वो है मेरे पास सोल्यूट। एक सॉल्वेंट लिया मैंने, वो था 20 ml अल्कोहल। दोनों को मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। Concentration, what is the percentage of solute in 20 ml? That is the concentration. तो concentration is 1/20. अभी भी solution थिक है। अब उस solution का 1 ml solution हम फिर कंसीडर करें, फिर अलग से लें, और उसके बाद फिर 20 ml अल्कोहल ऐड कर दें। तो अब जो वो डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन, बट उसकी कंसंट्रेशन और डिक्रीज होगी, और वो होगी 1/20 इंटू 20, दैट इज 1/400। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को स्प्रेड आउट कर दो आइदर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और लाइकोपोडियम पाउडर। अब उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, और उन ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम निकालो, उन ड्रॉपलेट्स को काउंट करो, उनके सरफेस एरिया निकालो, टोटल वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स, बट मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, तो कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करूं और सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें, तो दैट इज द साइज ऑफ ओलिक एसिड। तो लेट मी एक्सप्लेन। तो हम क्या करें बेटा, तो टॉपिक इज साइज ऑफ ओलिक एसिड। तो क्या करें बेटा, लेट या टेक 1 ml ओलिक एसिड and dissolve it into 20 ml alcohol. Then its concentration क्या होगा बेटा, 1/20। फर्दर टेक 1 ml सॉल्यूशन, जो भी अबव सॉल्यूशन था, एंड डिसॉल्व इट into 20 ml alcohol. Again, now concentration क्या होगी बेटा, पहले थी 1/20 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 1/20 इंटू 20। दिस इज द concentration of oleic acid. This solution is spread out on the surface of water or lycopodium powder. And count the number of droplets
सपोज n क्या है बेटा, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, v क्या था बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट, तो बेटा जी टोटल वॉल्यूम NV, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड NV अपॉन 20 इंटू 20। लेट्स S क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया, देन थिकनेस, थिकनेस क्या होगी बेटा, T इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम NV डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई S। तो T वुड बी NV अपॉन 20 इंटू 20 इंटू S। दिस इज द थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड। तो बेटा जी माइक्रोस्कोपिक लेवल में थिकनेस निकालने का एक प्रोसेस, ये 3 नंबर का अलग से सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ केमिस्ट्री टच है। यदि नहीं समझ आए एक बार फिर देखें कि 1 ml मैंने ओलिक एसिड लिया, उसे अल्कोहल में डिजोल्व कर दिया 20 ml, क्योंकि अल्कोहल में ही वो डिजोल्व हो सकता है, सोल्यूशन बन गया। जो सोल्यूशन बना उसको और डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर 20 ml अल्कोहल में डिजोल्व किया और कंसंट्रेशन को कम कर दिया। जो सोल्यूशन बना उसे वाटर सरफेस पर हमने स्प्रेड आउट कर दिया, कुछ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बने, सपोज n थे, हर एक का वॉल्यूम v था, सब निकालेंगे बेटा, बताऊंगा कैसे निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम हो गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, वो बेटा किससे, क्योंकि कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दी तो फिर फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर दिया, दिस इज द थिकनेस। तो और बेटा जो माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स हैं वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होंगे, जैसे एक नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्केल आपने देखा है, कुछ बेटा और स्केल्स होते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और उन्हें बात करेंगे, जैसे एक एक मैं बताता हूँ। दिस इज द वर्नियर कैलिपर्स, जहाँ नॉर्मल स्केल काम करना बंद कर देता है वहाँ पर बेटा हम यूज़ करते हैं ये, एंड दिस इज द वर्नियर स्केल। ये तो जस्ट एनवलप है, और वर्नियर स्केल होता है बेटा इस तरह का, ये है वर्नियर स्केल। तो इस स्केल से कैसे हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे। उसके बाद जहाँ पर ये काम नहीं करता उसके बाद फिर लेते हैं हम स्क्रू गोज, ये है किसी भी थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए, वायर की थिकनेस, हेयर की थिकनेस, क्लॉथ की थिकनेस, पेपर की थिकनेस, जो भी बेटा ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा थिन हैं, इन्हें कैसे यूज़ करेंगे 1 बाई 1 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज द स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर किस तरह से यूज़ करते हैं, लेंस जो होते हैं उनके कर्व निकालना, उनके डायमीटर्स को कैलकुलेट करना। तो ये 1 बाई 1 कुछ वोल्ट मीटर, एमीटर आपने देखे हैं आपके घर में, स्टेपलाइजर वगैरह जो होते हैं, उन सब में बेटा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं, और उन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक वे टू यूज़, और ये सब बेटा हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा जी थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।